नमस्कार दोस्तों, फैबुलस एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो चैप्टर 1 में है उसमें चैलेंजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे और साथ में हम समझेंगे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है क्या एक्चुअली में। तो दोस्तों कहानी जो शुरू होती है ये एक्चुअली 1980s के इवेंट में हम जाएंगे। तो 1980s के दशक में और 1990s की शुरुआत में सॉरी कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे इंटरनेशनल स्टेज पे जिनके कारण चीज़ें बदली। सबसे पहले उनमें से तो खासकर ये था कि कोल्ड वॉर ईरा का एंड हुआ और उसके साथ वो एंड क्यों हुआ, क्योंकि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। तो सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप में जो कम्युनिज्म था, जिसमें क्या होता है कि स्टेट होता है वो जितने भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको ओन करता है, लैंड हो, लेबर हो, इनको। तो इस तरह से ब्रेकडाउन पॉलिटिकल सिस्टम में हो गया। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ गया। आप ये भी देखेंगे वो अब इतना बढ़ गया कैपिटलिज्म की तरफ, और सोशलिज्म, जैसे कम्युनिज्म था फिर सोशलिज्म है। तो सोशलिज्म आज के ज़माने में इतना कम हो चुका है कि सोशल पार्टीज जो भी हैं जो सोशलिज्म को फॉलो करती हैं वो भी काफ़ी गिर चुकी हैं, मतलब वो काफ़ी पीछे हट चुकी है। जैसे आप देखेंगे तो लेबर पार्टी जो है, जो वहाँ की सोशलिस्ट पार्टी है, वो अभी तक आई नहीं है पावर में पिछले 3 इलेक्शन से, और अभी कंजर्वेटिव पार्टी जीत रही है। उसी के साथ में बोलीविया की जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसने कोशिश भी की रिगिंग की, उसके बावजूद भी वो हार जाती है। वेनेजुएला में सोशलिस्ट पार्टी ही है, लेकिन फिर भी उनके जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह चरमरा गई है। ऐसी हम कई जगह देखेंगे, जैसे चाइना भी हम देखेंगे तो वो कम्युनिस्ट से वो सीधे उसने इकोनॉमिक उसको चीज़ों को कर लिया। तो हमने देखा कि जो कम्युनिज्म हटा, तो हटने पे क्या है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की चीज़ें आ गई। हम समझेंगे वो क्या है। तो जितनी कंट्रीज थी, इनफैक्ट क्या है कि कम्युनिस्ट चाइना भी थी, उन्होंने भी क्या है लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो अपने देश में लेके आ गए। और हम इन इकोनॉमिक रिफॉर्म से हम भी अछूते नहीं थे। 1991 के जो हमारे इंडिया में सीवियर फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो इंडिया ने भी लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज अपने लिए खोल दी। अपने जो लिबरल मार्केट फोर्सेस के लिए लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज स्टार्ट कर दी। अब हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ये ग्लोबलाइजेशन इम्प्लाइज एन ओपन ग्लोबल मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज कैन पास फ्रीली अक्रॉस द नेशन। मतलब ये है कि पूरा जो संसार है वो इंटरकनेक्टेड है। किसी भी एक जगह कोई चीज़ हुई तो चीज़ें बाकी जगह होंगी। जैसे एक रूल रेगुलेशन नहीं लगता। जैसे क्या है कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो सामान इंडिया में बिकता है। इंडिया में आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर बनाता है, वो यूएसए में काम होता है। तो पूरा का पूरा जुड़ चुका है। ये एक्चुअली क्या है कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या है कि एक ग्लोबल मार्केट खोल दिया है, जहाँ पे गुड और सर्विसेज दोनों की दोनों नेशनल बाउंड्रीज को पार करके पास हो सकती हैं, जैसा कि हमने समझाया था। अब ये नेशन इससे क्या होता है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और कल्चरली इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। कल्चरली इंटीग्रेटेड कैसे, देखिए उनका इटली का पिज़्ज़ा हम खाते हैं, तो और क्या होता है, हम जो पहले धोती ये सब पहना करते थे, अब वो पैंट जीन्स ये सब पहना करते हैं, बर्मुडास चलते हैं। तो चीज़ें क्या है, पूरी एक ही मार्केट बन जाती हैं, एक ही कल्चराइजेशन हो जाता है। एक कल्चर दूसरी जगह पर मिलेगी, दूसरी जगह वो मिलेंगी, सब चीज़ों को समझने को आता है। देखिए ग्लोबलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। जैसे क्या है कि फास्टर ग्रोथ की बात करते हैं, वो हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स होगी, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन पूरा का पूरा सक्सेस है। जब तक डेवलपिंग कंट्रीज़ में चीज़ें अच्छी नहीं होती, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती, तब तक सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के भी तो अपने डिफेक्ट हैं। डिफेक्ट कैसे हैं, इट हैज़ देयर ओन डिफेक्ट। इससे क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। किसके द्वारा, डेवलप कंट्री के द्वारा। जैसे आप देखेंगे तो यूएसए है, वो हमेशा सेंक्शन लगाने की धमकी देता है, क्योंकि वो खुद एक डेवलप्ड कंट्री है। तो ईरान पे सेंक्शन लगा देगा, फिर आपके रशिया पे कुछ सेंक्शन लगा देगा, इंडिया पे धमकी देगा कि अगर रशिया से हमने S-400 खरीदा तो हम पे सेंक्शन लग जाएंगे, हम ईरान से डील नहीं कर सकते क्योंकि सेंक्शन लगा दिए जाएंगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन जब तक होता रहेगा डेवलप्ड नेशंस के द्वारा, तब तक वो नहीं होगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था एक ग्लोबल वर्ल्ड, एक ग्लोबल विलेज बनाने की बात करते हैं, जिसमें सब कनेक्टेड हो,
इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, और अगर स्टेट सोशल वेलफेयर एक दूसरे को डील करता है तो तुम वो फेल हो जाता है। अब हम समझते हैं आपके लिबरलाइजेशन को। देखिए लिबरलाइजेशन भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एक कॉन्सिक्वेंस है। ग्लोबलाइजेशन जो है, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन दोनों ग्लोबलाइजेशन कॉन्सिक्वेंस है, उसके कारण ही हुए हैं। लिबरलाइजेशन में क्या होता है, ये एक फिनोमिना है। It is a change in approach towards organization of political and economic institution intended to alter the active power of state and private enterprises. पहले क्या था कि प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो गवर्नमेंट थी वो एंटरप्राइजेस भी चलाया करती थी, सरकारी संस्थान हुआ करते थे, अभी भी आपके हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अभी भी है, रेलवे पूरी की पूरी पब्लिक है। लेकिन उसी तरह पहले, जैसे आपका एग्जांपल दूँ तो एविएशन सेक्टर सिर्फ पब्लिक के लिए था, एयर इंडिया जो थी सिर्फ पब्लिक ही चलाएगी। ऐसे ही आपके ऑयल कंपनीज से पब्लिक वो देखेगी, टेलीकम्युनिकेशन जैसे BSNL था और MTNL था, सिर्फ वही देखेंगे, प्राइवेट कंपनीज नहीं थी। तो इसमें क्या किया गया कि डिलिबरेशन का मतलब है कि आप डी कंट्रोल कीजिए, आप लाइसेंसिंग की जगह डी लाइसेंसिंग कीजिए, आप लिमिट कम कर दीजिए, आप कैपिटल, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज इनको फ्री फ्लो होने दीजिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने दीजिए। आप उस पर रेगुलेशन मत लगाइए। रेगुलेशन कैसे, साइंस लाइसेंसेस की तरह लगा सकते हैं, या इकोनॉमी पे कंट्रोल करवा सकते हैं, या लिमिट लगा सकते हैं, तो ये सब नहीं करना। अब ये जो है कि लिबरलाइजेशन का जो मकसद है वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। उसका क्या है, मार्केट फोर्सेस जो हैं, जो भी आपके सप्लाई और डिमांड, इन सब पे चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जो शुरू के थिंकर्स थे आपके इकोनॉमिस्ट के, जैसे आपके एडम स्मिथ, तो उनका ये कहना था कि देखिए सप्लाई और डिमांड दोनों आपस में मिलकर इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रखेंगे, इसलिए मार्केट को हमेशा खुला छोड़ दीजिए। और मार्केट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस को क्या हुआ, जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशन है, परेशानियां हैं, जैसे पॉवर्टी और आपका मोनोपोली, इन सब का सॉल्यूशन मान जाया गया कि यही यूनिवर्सल सॉल्यूशन होगा। अब ये जब, जैसे मैंने कहा, लिबरटाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन पे आएगा, तो प्राइवेटाइजेशन क्या है। देखिए प्राइवेटाइजेशन को दूसरे शब्दों में डी नेशनलाइजेशन भी कहा जाता है। जैसे क्या होता है, आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट चलाती हैं, आप उन्हें प्राइवेट को दे दीजिए, तो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, उसको प्राइवेटाइजेशन कहता है। इंडियन में क्या आता है कि एक डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। जैसे सरकार का जो भी इन्वेस्टमेंट है किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, तो अगर वो अपना 51% से कम शेयर हो जाता है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो भी एक प्राइवेटाइजेशन है। तो इससे क्या होता है, ये क्या कन्वर्ट करता है, जितने भी पब्लिक सेक्टर के एसेट्स हैं, वो कंपनियां हैं, आप उनको प्राइवेट इंडस्ट्री में है, फिक्स प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट आउट कीजिए। और इससे क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन की कारण क्यों था, एक्चुअली द ग्रोइंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैलिडाइजिंग पब्लिक इंटरेस्ट। हमने ये देखा कि हमने पब्लिक एंटरप्राइजेस बनाए थे लोगों के वेलफेयर के लिए, लेकिन उल्टा काम होने लग गया। जैसे BSNL था, आपको एक टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए 2 से 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता था, जो कि अब क्या है, जाइए तभी मिल जाता है। ये प्राइवेटाइजेशन के कारण हुआ। उसी तरह से क्या है कि आपको कुछ और चीज़ चाहिए जो कि उनके अंदर है, तो हमने मोनोपोली सी होने लग गई, पूरी की पूरी उन्हीं की अगर मोनोपोली होगी तो कोई कंपटीशन ही, कंपटीशन ना होने के कारण क्या है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आ गया वहाँ पे, रूल्स रेगुलेशन ही ज़्यादा फॉलो होने लग गए, रूल्स रेगुलेशन ही मीन एंड बन गए इंस्टेड, जबकि वो मीन्स थे, वो तरीके थे जिससे वेलफेयर करना था, लेकिन वेलफेयर यहाँ होने लग गया। तो प्राइवेटाइजेशन को ही एक तरह का रिफॉर्म माना गया, जिससे एफिशिएंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी एंटरप्राइजेस की, ये सब चीज़ें ठीक होंगी, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ बनेगा। ग्रोथ क्यों बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, चीज़ें बदलेंगी, इस तरह से सुधार आएगा। अब हम समझते हैं जो हमारा मेन कंटेक्स्ट है कि इससे इम्पैक्ट क्या आया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेट जो एक सरकार का रोल है, उस पर क्या क्या इम्पैक्ट आया। तो सबसे पहले क्या है, इट डिमांड्स द रोल बैक ऑफ वेलफेयर। ये हम तीनों की बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, तीनों का इम्पैक्ट। मोस्टली ग्लोबलाइजेशन का आप कह सकते हैं, क्योंकि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आपके ग्लोबलाइजेशन के ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो देखिए क्या है कि जैसा कहा कि
ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है, वेलफेयर स्टेट को हटाना है और मार्केट इकोनॉमी को लेके आना है। वेलफेयर स्टेट मतलब आप सब्सिडी देते रहते हैं, आप लोगों के जो काम नहीं कर रहे हैं उनको भी कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, आप फ्री में अनाज बांट रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, ये मार्केट पे छोड़ दीजिए, कम ज़्यादा पे पैसों पे खरीदा जाएगा, इन सब चीज़ों की वो हो जाएगी। तो और क्या है कि स्टेट का जो रोल होगा वो एक इन्वेस्टर या ओनर, मतलब एक बात कही जाती है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं है, उसका काम रेगुलेटर की तरह कर सकता है, उसे एम्पायर बनना है, उसे देखना है कहीं भेदभाव नहीं हो, कोई चीज़ें नहीं हो, उसे खुद मार्केट में नहीं आना, मार्केट को मार्केट प्लेयर्स के लिए छोड़ दिया जाए, प्राइवेट प्लेयर के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन अब क्या है कि इम्पैक्ट जैसा हमने देखा है उसमें भी इंडिया के कंटेक्स्ट में भी हम देखेंगे कि विड्रॉल जो स्टेट का हुआ वो टोटल इज़ नॉट टोटल, मतलब पूरी तरह से नहीं हुआ और ना ही इनडिस्क्रिमिनेट की तरह से हुआ कि पूरा हुआ। अभी भी जो गवर्नमेंट है वो आपके मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती है बिना अपना इकोनॉमिक की फैक्टर सेक्टर्स को छोड़े हुए। जैसे हमने भी क्या है कि कई चीज़ें देखेंगे आप, एटॉमिक एनर्जी तो पूरा का पूरा इंडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वैसे भी डिफेंस सेक्टर था पूरा का था, अब 74% उसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है डायरेक्ट रूप से। अभी जो हमारा नए रिफॉर्म्स आए थे कोविड-19 के अंदर, तो अब क्या है कि हाँ, ना टोटल नहीं है ना ही इनडिस्क्रिमिनेट है। दूसरी बात क्या है कि ऐसा किया क्यों जाएगा, ऐसा किया इसलिए जाएगा कि देखिए हम फाइनेंशियल सेक्टर की जैसे बैंक्स हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है और उन पर देखिए लिमिटेशन होती है कि आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करेंगे, एग्रीकल्चर को लोन देंगे, 40% सा वो कंट्रोल होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि स्टेट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंट्रोल करेगा मार्केट फोर्सेस को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, पब्लिक के इंटरेस्ट में, जिससे क्या है कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब क्या है कि रोल ऑफ स्टेट, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने में स्टेट का हमेशा ही रोल रहेगा। वो हमेशा ही अपने देश के सिटीजन्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात होगी, हेल्थ में बात होगी, वो सारा का सारा उसको करना है क्योंकि उसका काम है सोसाइटी को डेवलप करना। प्राइवेट सेक्टर हमेशा ही मोटिव के पीछे भागता है, वो मतलब मनी के पीछे ही ध्यान देगा, लेकिन गवर्नमेंट को ये समझाना है तो उसका अभी भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में उसका रोल है और वो करेगा। डेवलपिंग कंट्रीज में अगर देखा जाए तो वो अभी भी पूरी तरह से सब्सिडीज और ये सब मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ के रखा है उन्होंने क्या है कि जैसे इंडिया का एग्जांपल नेशनल फूड सिक्योरिटी है, तो उसके तहत राइस, वीट और आपका कोर्स ग्रेन ये सब मिलते हैं 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से, और वो भी 67% ऑफ पॉपुलेशन को मिलते हैं, कम ज़्यादा को नहीं। तो ये मार्केट का स्टेट का रोल है। अब साथ में ही क्या है कि गवर्नमेंट को जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वलिटी है, रीजनल इम्बैलेंस आ जाता है उसके लिए। जैसे आप देखेंगे शहरों का विकास ज़्यादा होता है, गाँव का बहुत कम, फैक्ट्रीज शहरों में लगी, उसके आसपास लोग चीज़ें डेवलप हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, लेकिन गाँव में नहीं। तो गवर्नमेंट का काम है कि गांव का भी विकास हो, इनइक्वलिटीज बहुत कम हो, और ये सब ताकि इम्बैलेंस ना हो आगे आने वाले देशों समय में। अब हम देखेंगे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है उसके ऊपर क्या है कि नेगेटिव इम्पैक्ट इसे कैसे आया। देखिए ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि इट हैज़ गिवन द वे टू रिफॉर्म लाइक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या गवर्नेंस, जो कि प्रो मार्केट और एंटी स्टेट फिलोसफी है। जैसे मैंने आपके अपने गुड गवर्नेंस समझाया था कि गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, बाहर की फोर्सेस जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD ये गाइडलाइंस देती हैं कि आपको ऐसे एक्ट करना है, तो उस तरह से एक्ट करना पड़ता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपने में कुछ चीज़ें लाना पड़ता है, अपना एजेंडा जो है वो थोड़ा बदलना पड़ता है, एक रेगुलेटरी स्टेट की तरह बना दो जिसका एजेंडा बिल्कुल क्लियर हो। साथ में क्या है, आप अगर देखेंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज का जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है जैसे WTO, IMF हो, तो उसमें बहुत लिमिटेड है। जैसे IMF ही है, तो जैसे USA है उसमें 16% से ज़्यादा उसकी हिस्सेदारी है, तो वो वीटो करने की पावर रखता है वर्चुअली एक तरीके से। और आप देखेंगे WTO का जो US ने उससे बाहर आया, और WTO में जो आपका जो हमारा एपिलेट ट्रिब्यूनल था, एपिलेट इंस्टीट्यूशन था, तो उसमें उन्होंने अपने जजेस अपॉइंट नहीं होने दिए, तो अभी तक जज अपॉइंट ही नहीं है, तो करीब करीब डिसफंक्शनल हो रखे हैं।
इतनी पावर वो होल्ड करते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या है, अपनी बात उतनी रख नहीं पाते। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हीं का वो बोलता है। आप देखेंगे जैसे IMF में या वर्ल्ड बैंक में कभी भी आपको क्या है कि इंडियन वो नहीं दिखेगा, ज़्यादातर मोस्टली वो यूरोपियन ही हेड्स होते हैं उनके। फिर साथ में हम देखेंगे कि जो अनडेमोक्रेटिक ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम है IMF का, OECD का, जो कि डेवलप कंट्री की तरफ टिल्ट है। देखिए इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन कनेक्टेड कैसा है, पब्लिक एक्सचेंज में प्रॉब्लम कैसी है। जैसे एक लॉ एंड ऑर्डर का एग्जांपल लेते हैं। US ने इराक पे अटैक किया, सद्दाम हुसैन हटे, लेकिन उसके कारण फिर IS आ गया सीरिया, उसमें ग्लोबल टेररिज्म हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स इंडिया में भी आई। पूरा कनेक्टेड है। स्टेप किसका? US ने लिया था। उसी तरह से क्या है कि US ने क्या है ईरान पे सेंक्शन लगा दिए, तो हमारा क्या है फरजाद B गैस फील्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो फंस गई। हमने वहाँ पे रोड बनाई थी, उसकी इन्वेस्टमेंट फंस गई। फिर हम ईरान से अफगानिस्तान में रोड बनाई थी, हमने ईरान से जो ऑयल लेते हैं वो नहीं ले सकते हैं। तो अब IMF फिर लोन नहीं देता चीज़ों के लिए, अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं मानेंगे सेंक्शन लग जाएंगे। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, हमें उसको उनके मिलके कॉप करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ थी, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं? गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि आपको एफिशिएंसी लानी है, इफेक्टिवनेस लाना है। किस लिए? ताकि आप रिसोर्सेज का रेशनल एलोकेशन कर सकें उन लोगों के लिए जो कि वीकर सेक्शंस हैं, उनका ध्यान रख के। लेकिन अब हमारी जो पूरी की पूरी सोच है वो GDP ग्रोथ की तरफ आ गई है। जहाँ पे भी GDP का ग्रोथ होता है हम कहते हैं डेवलपमेंट हो रहा है। हम ये नहीं देखते कि इनइक्वलिटी बढ़ गई है, जो लोग अमीर हो बहुत अमीर हो गए हैं, जो लोग गरीब हैं वो बहुत गरीब हो गए हैं। और साथ में हमने क्या है कि इंडस्ट्रियलाइज अगर रीजन्स बनाए हैं तो नॉन इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स भी और ज़्यादा बढ़ गए हैं। सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। फिर अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जाए तो ये एक फेल्ड प्रॉमिस है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग में ही अगर मान लीजिए तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हब बन गया है, एक ग्लोबल वैल्यू चेन बन चुकी है, सामान कहीं और बनता है कहीं और पहुंचता है। तो एक जो प्रॉमिस था कि इससे ज़्यादा जनरेशन आएगा, जैसे क्या है कि अगर IT सेक्टर और सर्विस सेक्टर ही देख लें आप, तो फॉरेन में बैठा कोई भी इंसान जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो इंडिया का काम कर देता है, इंडिया वाले उनका काम कर देते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात ही समझिए तो जो एक कंट्रोल देखिए आप, कंट्रोल ऐसे कि जब यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करना था तो पुर्तगाल को, स्पेन को, इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ गया था। और साथ में आप ये देखें कि ब्रेक्सिट हुआ ही क्यों? वो हुआ इस बात पे कि वो ये कहते थे कि जो यूरोपियन यूनियन में ग्लोबलाइज्ड जो चीज़ें हो गई हैं तो उससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो गई है, तो ब्रेक्सिट हो गया यूरोपियन यूनियन से हटने के लिए। तो एक काफ़ी फॉल्स प्रॉमिस अभी तक दिख रही है। फिर अगली बात, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ये देखा कि रूरल अर्बन डिवाइड वो काफ़ी बढ़ गया है। अब बहुत ज़्यादा आपके क्या माइग्रेशन हो रहा है ना, चीज़ों से। एक बहुत बड़ा तबका, जैसे हमने कोविड-19 के समय देखा कितनी बड़ी तादाद में जो दोबारा जो माइग्रेंट लेबर थे वो जा रहे हैं। इसका मतलब वो आए थे, उनको अपनी जगह पे नहीं मिला था, मतलब सेंटर्स बन गए हैं। फिर क्या है, आप ये देखेंगे कि जो एनवायरमेंटली और कल्चरल डिवास्टिंग होता है, जैसे क्या है कि ट्राइबल ही मान लीजिए आप हमारे, तो हम ये देखते हैं कि ट्राइबल का डेवलपमेंट होता नहीं, उनकी लैंड ले ली जाती है क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज हो, वहाँ पे जंगल जो फॉरेस्ट होता है उनका डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनका एक कल्चरल रिलेशनशिप होता है जंगल से, उसकी बात कोई नहीं रखता, वो लैंडलेस हो जाते हैं, फिर एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब कहीं से खनिज रिसोर्सेज निकल रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा। एग्रीकल्चर का ही आप अगर एग्जांपल लें तो एग्रीकल्चर में क्या है कि अब कॉमर्शलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन एग्रीकल्चर का हो गया है ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो चीज़ें काफ़ी आपकी बदल गई हैं, अब वो वैसी नहीं रही। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया। अब हम समझते हैं आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या हुआ, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हमने जब एग्जांपल लिया था, एग्जांपल में हमने समझा था कि ISIS जो है या टेररिज्म है वो कितना बड़ा वो हो गया है। अगर टेररिज्म जो है
यूएस का 9/11 हुआ था तो वर्ल्ड के लिए वो प्रॉब्लम बन गई थी, और जब इंडिया उसके लिए फेस कर रहा था तो दिक्कत नहीं थी। और आज टेररिज्म सिर्फ एक जगह लिंक नहीं है। न्यूजीलैंड में हमने क्राइस्ट चर्च को देखा, क्राइस्ट चर्च में कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब होता है आपका ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, नक्सलिज्म। तो ये अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई ग्लोबलाइजेशन की, किसी एक जगह केंद्रित नहीं रहा है, उनके सेंटर्स हर जगह हैं। इंडिया का में दाऊद इब्राहिम करके पाकिस्तान में रहता है, या फिर आप ये देखें कि बैंक फ्रॉड करके विजय माल्या दूसरे देशों में रहते हैं, नीरव मोदी जैसे दूसरे देशों में रहते हैं, वो चले जाते हैं। अब हम देखेंगे, देखिए दोस्तों, ये मैंने टॉपिक इसमें ऐड किया है, हालांकि ये चीज़ें पेपर 1 में नहीं आती, लेकिन पेपर 2 से भी आप लिंक करेंगे चीज़ों को तो आंसर बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसलिए क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है कि आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी चेंज हो गया है। पहले तो वो सारे पॉइंट ही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक समझ जाएंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, आपका आंसर मैच करने में वो रहेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी चैप्टर में आपके बहुत काम आएगा। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि देखिए, जिस तरह से क्या है कि ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ तो लेके आया है, लेकिन साथ में चैलेंजेस भी लाया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए। तो उनको क्या है, ग्लोबलाइजेशन से मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, और साथ में क्या है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे उनको रिस्ट्रिक्ट करना है। सबसे पहले तो एक तो अपॉर्चुनिटीज एंड पोस्ट चैलेंजेस मैंने समझा दिया आपको, और अगला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये कहने का क्या मतलब है कि देखिए, अगर आपको ग्लोबलाइजेशन का सक्सेस करना है तो सबसे पहले तो लैंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और साथ में लैंड के दूसरे भी यूजेस भी होते हैं। अब लैंड एक्विजिशन काफ़ी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिए, पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। इसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्या ध्यान रखना है कि लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन हो, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से मिल के वो बनाया जाए, क्योंकि एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, ताकि लैंड एक्विजिशन आसान हो सके, दिक्कत ना आए। दूसरी बात क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसे आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में रिसोर्सेज हैं, जिससे उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा वहाँ के लोगों को हो सके और ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म पोटेंशियल है, तो वो इंश्योर करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, कि टूरिज्म जो पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट का कितना है और कितनी मैक्सिमम पब्लिसिटी दी जाए ताकि उससे और ज़्यादा फ़ायदा हो। साथ में हम ये भी देख सकते हैं उसी तरीके से कि मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो वो जो है ना उस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने की जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा वो उसको बनानी होगी। फिर हम देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपका रोड बेटर होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट बेटर होना चाहिए, फिर आपके क्या है, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें होंगी तभी तो आपके फॉरेन इन्वेस्टर आसानी से आएंगे और आसानी से इन्वेस्ट करेंगे। फिर आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए दोस्तों कि प्रायोरिटी टू डेवलप विलेजेस इनटू स्मार्टर विलेजेस। बात यह है कि एक बात कही जाती है, इंडिया डज नॉट नीड 100 स्मार्ट सिटीज। व्हाट इंडिया नीड इज 1 लाख स्मार्ट विलेजेस। बात यह है कि इंडिया को क्या है, स्ट्रेटेजी बनानी है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेटेजी बनानी है कि वो विलेजेस को डेवलप करे। इससे क्यों, माइग्रेशन रुकेगा, रूरल अर्बन डिवाइड कंट्रोल में आएगा, ग्लोबलाइजेशन से बचने के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हैं, देखिए, ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको समझाया कि वो इनइक्वलिटीज बढ़ा देता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ में। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या है, मेजर्स लेने हैं ताकि वो पुअर पीपल, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, तो उनको मार्केट की अनसर्टेनिटीज से प्रोटेक्ट करें। वो आइडेंटिफाई करे इकोनॉमिकल सोशल वीकर सेक्शन को सोसाइटी में, और उनको टाइमली बेनिफिट रिसीव हो, इसका ध्यान रखा जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। अब अगला क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का एक और प्रॉब्लम है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। यूटिलाइजेशन का जो रिसोर्सेज का होता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन क्या वो इकोलॉजिकल जो इक्विलिब्रियम है, जैसे एक मिनरल रिसोर्सेज का आपने एक्सप्लॉयटेशन किया तो फॉरेस्ट है वो वहाँ चला जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होगा,
डिफॉरेस्टेशन से क्या है, बड़े बड़े बदलाव आएंगे, मॉनसून के चेंजेस में बदलाव हम देख रहे हैं, वैसे ही हीट आइलैंड बन जा रहे हैं, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन ट्राइबल्स का हो नहीं रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स है। तो इन सब चीज़ों को समझना है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। तो उसको प्रोएक्टिव मेजर्स लेने हैं। जैसे हमने अभी लेटेस्ट एग्जांपल देखा था कि सिलिस्ट्रीन गैस लीक हो गया था आपके एलजी के प्लांट में, तो वो भी एक डिज़ास्टर है और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक्शन लेना है कि इस तरह की चीज़ें नहीं हो। तो ग्लोबलाइजेशन के जो विक्टिम ना बने वहीं के रहने वाले लोग, उसको मेजर्स लेने हैं ताकि टेररिज्म, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, टेररिज्म, नक्सलिज्म, उनको रोका जाए। कि देखिए नक्सलिज्म हमारे देश में क्यों आया, क्योंकि एक बात कही जाती है कि डेवलपमेंट हर जगह नहीं पहुंचा। तो उससे क्या हुआ कि आपके क्या है कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर के कारण नक्सलिज्म पनका, और वो एक खुद बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया शॉर्ट टाइम में। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों हमारे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इसकी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।